हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर। अभी तक आपने देखा होगा कि हमने एटम खत्म कर दिया है, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, सारे लेक्चर्स हमारे अपलोड हो चुके हैं, राइट। और आई होप आपने देख भी लिए होंगे, आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं, अगर लेक्चर नहीं देखे हैं, पीछे के लेक्चर्स अगर आपने मिस कर दिए तो आप ध्यान रखना, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको चीज़ें कवर कराएंगी उसमें, राइट। एक ऑफलाइन वाला फील दिया गया है, सारा कंटेंट उसी तरह से कवर कराया गया। तो आप पहले उन लेक्चर्स को देखो, देन इस टॉपिक पर मूव करेंगे, इस चैप्टर पर मूव करेंगे। तो अब हमारे जो नया चैप्टर है ये है न्यूक्लियाई को स्टार्ट करेंगे। इसमें काफ़ी सारा सिलेबस डिलीटेड है, बट जो डिलीटेड है वो हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, हम सारा वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में इस बार आ रहा है, राइट। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही हमारा सबसे पहला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई। तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियाई बेसिकली आप जानते हो, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल में बताया गया है कि न्यूक्लियाई क्या होता है। एक स्मॉल टाइनी कोर होती है जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होती है, राइट। स्मॉल कोर होती है जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर एंटायर पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट एंटायर मास प्रेजेंट होता है, राइट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बट इससे पहले कुछ डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट कंपोजिशन की थ्योरीज दी गई। उसमें कुछ लोगों ने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट होता है, न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट है, कुछ ने कहा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली जो हमारा करेक्ट हाइपोथेसिस है, जो अब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी रदरफोर्ड मॉडल में, उसके अकॉर्डिंग, और देन लास्ट फाइनली जो डिजाइन किया गया ये कंपोजिशन, तो उसमें बताया गया कि यस, जो करेक्ट कंपोजिशन न्यूक्लियस का है वो बेसिकली क्या है हमारा, उसके अंदर दो चीजें हैं, दो तरह के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। ये हमारा एग्जैक्ट कंपोजिशन है, राइट। कुछ अदर भी पार्टिकल्स होते हैं, उनकी डिस्कशन, उनकी जो बात होगी वो हम बाद में करेंगे। तो ये हमारे दो तरह के पार्टिकल्स हैं। इसके ऊपर आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका मास जो होता है न्यूट्रॉन का, इट इज समवेयर अराउंड 1.66 into 10 raised to power minus 27 of kg। एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, नेट चार्ज 0 होता है। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो इट इज समवेयर अराउंड 1.67 into 10 raised to power minus 27 of kg ये होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, बेसिकली ये कंपोजिशन है। और कंबाइंड हम बात करें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के, तो इन दोनों का एक नाम दिया गया कि भाई प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और जो न्यूट्रॉन होते हैं, ये दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, इसलिए इसका एक नया नाम दिया गया, इनको बोला गया न्यूक्लियॉन्स। इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया न्यूक्लियॉन्स। दे आर नॉन एज न्यूक्लियॉन्स, राइट। न्यूक्लियॉन्स कहा गया इनको। तो न्यूक्लियॉन्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। उन दोनों का जो सम है दैट इज बेसिकली न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो ये कंपोजिशन हो गया। अब किसी भी न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो किसी भी न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट हम बेसिकली किस तरह से करते हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो हमारा कुछ एक सिंबल दिया जाता है जो कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस न्यूक्लियाई का जो एलिमेंट है। जैसे एक्स कोई सिंबल दे दिया, जेड यहाँ होगा और एक सिंबल होगा ए, जिसको यहाँ लिखते हैं। बहुत सारी बुक्स में, डिफरेंट बुक्स में ये इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, जेड ए एक्स। तो यहाँ पर जो एक्स है हमारा, ये क्या है, ये एक्स हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट का सिंबल है। जैसे सोडियम है तो Na हो जाएगा एक्स की जगह, क्लोरीन है तो Cl हो जाएगा, कैल्शियम है तो Ca हो जाएगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली जो Z है ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है ये।
ठीक है, और ये जो A है ये मास नंबर है, ये क्या है मेरा मास नंबर, राइट, ये है मास नंबर, Z एटॉमिक नंबर, A मास नंबर, क्लियर। तो ये रिप्रेजेंटेशन समझ आ गया। अच्छा, अब यहां पर जो एटॉमिक नंबर है इसी को हम प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं। प्रोटॉन नंबर भी हमारा Z के ही बराबर होता है, ध्यान रखना, ये Z के ही बराबर होता है। और अगर न्यूट्रॉन्स की बात करें कोई, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे हम किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं A माइनस Z से। दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये हमारा बेसिक आइडिया है एक एलिमेंट, एक न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। X कोई एलिमेंट हो गया, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज करो कि सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया, Z 23 इसका एटॉमिक मास नंबर हो गया। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर ये 23A है, A की वैल्यू 23 हो जाएगी, Z हो जाएगा 11, और X क्या है यहाँ सोडियम है, तो ये सिंबल हो गया हमारा सोडियम का। ऐसे ही बहुत सारे अदर एलिमेंट्स भी हैं हमारे, ठीक है, उनको हम इस तरह से डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, राइट। तो ये तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की बात हुई। और इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो बेसिकली जो कहानी है वो AMU से रिलेटेड है, एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ न्यूक्लियाई कैसे हम निकालेंगे, ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको समझेंगे। अगला टॉपिक जो बेसिकली हमारा है वो है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU भी बोलते हैं, AMU। ये एटॉमिक मास यूनिट क्या है इसको समझना है, और बहुत बार इसको सिंपली U से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली मास की एक बहुत स्मॉलर यूनिट है, राइट, इट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ मास, राइट, स्मॉलर यूनिट ऑफ मास, राइट, जो कि यूज होती है एटम्स के या फिर एलिमेंट्स के या फिर न्यूक्लियाई के मासेस को मेजर करने के लिए, राइट, विच इज यूज्ड to measure the mass of atoms, nuclei or elements, right. So that is the atomic mass unit, right. अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो ये डिफाइंड होती है एटॉमिक 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12th part, 1/12th part of mass of कार्बन, कौन सा, C12, this carbon atom. So that is the exact definition of EMU, right? 1/12th part of the C612 atom, right? ये जो होगा हमारा, इसको बोलेंगे क्या, एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट, इसको AMU को हम किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1 AMU जो आता है, इट इज इक्वल्स टू 1.66 into 10 raised to power minus 24 yes, so यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1.66 into 10 raised to power minus 24, राइट, 24। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई इसको
किलोग्राम में कन्वर्ट करें या ग्राम, ये क्या आएगा, ये 24 ग्राम है या किलोग्राम है। तो आप चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे भी कैलकुलेट, क्या है, 1/12 पार्ट होगा किसका, कार्बन एटम का। अब कार्बन जो हमारा C612 जो है, इसके 1 ग्राम में, इस जो C612 इसका 12 ग्राम हो गया, 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, कैसे पता चलेगा, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो। एवोगाड्रो नंबर हमारा क्या है, 10 का पावर -23, उससे डिवाइड करेंगे। जब उससे डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देन आपके पास ये आंसर आएगा, राइट। तो ये जो किलोग्राम है हमारा 10⁻⁻24, ये क्या हो गया, ये केजी में आंसर, ये ग्राम में आंसर आएगा बेसिकली, ठीक है, 10⁻⁻24 ग्राम। क्योंकि यहाँ पर 1/12 निकालोगे, फिर 12th पार्ट 12 का, फिर उसका हमारा हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻⁻24, नॉट -24, यस 23, एंड देन ये कट जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा लगभग यहाँ पर हम 10 ऊपर जाएगा ये, तो 6 इंटू ये आ जाएगा हमारा 10/6.02 इंटू 10 का पावर, ये ऊपर जाएगा तो -23 हो गया। अब क्योंकि डिवाइड भी करा था तो ये -24 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा और ये ग्राम में आएगा, ठीक है। तो ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, क्लियर है। तो ये हमारा आ गया 1 AMU इक्वल्स टू दिस। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमने AMU का कॉन्सेप्ट पढ़ा। AMU जनरली इस्तेमाल होगा एटॉमिक मासेस को मेजर करने के लिए। किलोग्राम बड़ी यूनिट है, ग्राम बड़ी यूनिट है, तो हम जनरली इसको यूज़ नहीं करेंगे। AMU ही हमारा बहुत सारी जगह पर यूज होगा, राइट, क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है वो रहेगा डिफरेंट। ये देखो, न्यूक्लियस का कंपोजिशन पढ़ लिया हमने, एटॉमिक मास यूनिट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डिफरेंट तरह के जो न्यूक्लियाई हैं उसमें भी कुछ कैटेगरीज कर दी गई, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है आइसोटॉप्स। ये हम आइसोटॉप्स किसे कहते हैं, आइसोटॉप कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन से न्यूक्लियाई होते हैं। तो आइसोटॉप हमारे वो न्यूक्लियाई होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर मीन Z, सेम होना चाहिए, और मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। मास नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम यहाँ पर। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे 1 हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं हमारे, 1s1, 1s2, 1s3 एंड सो ऑन। तो ये 3 आइसोटॉप्स हमारे हाइड्रोजन के हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, ये एलिमेंट्स सेम रहेंगे, ये एलिमेंट्स बदलेंगे नहीं, ये सेम वही एलिमेंट होंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो सारे हाइड्रोजन के ही होंगे, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, सभी की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, बट मास नंबर अलग अलग हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो 1s1 ये हो गया हमारा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। इसको ड्यूटेरियम को ड्यूट्रॉन भी बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन हो गए। सिमिलरली हम लिख सकते हैं हीलियम के लिए भी 2He3 और 2He4, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारे आइसोटोप्स हैं। ऐसे बहुत सारे और भी हमारे आइसोटोप्स हैं, डिफरेंट, राइट। तो आइसोटोप्स का मतलब सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, क्लियर। इसके बाद हमारे आ जाते हैं टॉपिक आइसोबार्स। तो अगर हम आइसोबार्स की बात करें तो आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ये डिफरेंट होगा, और मास क्या रहेगा, मास नंबर हमारा सेम रहेगा, मास नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा।
फर्क, अच्छा तो यहाँ ध्यान रखना ये एलिमेंट नहीं बदला, ये एलिमेंट हमारे सेम रहेंगे, तो सेम एलिमेंट होगा तो सेम प्रॉपर्टीज होंगे। आइसोटॉप्स की बात कर रहा हूँ, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट है तो सेम प्रॉपर्टीज होंगी। सेम प्रॉपर्टीज होंगी। यहाँ मास नंबर है, सेम एलिमेंट्स होंगे, सेम मास नंबर सेम रहेगा तो एलिमेंट्स डिफरेंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे 1H3 अगर मैंने लिया और एक ले लेता हूँ मैं 2He3, तो ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। मीन्स एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास नंबर दोनों का सेम है, तो ये दोनों क्या है, आइसोबार्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट है तो इसकी इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ठीक है। इट मीन्स आइसोबार्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, और अगर ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, राइट। इट मीन्स इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो अच्छा और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 6C14 और 7 नाइट्रोजन 14, ये भी हमारे आइसोबार्स हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं आइसोबार्स के डिफरेंट, तो वो आप कर सकते हो। तो इसमें ध्यान रखना एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और मास नंबर सेम होगा यहाँ पर। अगला आता है हमारा आइसोबार्स। आइसोबार्स हो गया। आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स क्या होते हैं? आइसोटॉन्स हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे। आइसोटॉन्स कौन से होंगे? जो न्यूट्रॉन नंबर होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे इनमें? सेम रहेंगे, राइट। मास नंबर, मास, एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक नंबर, उससे कोई लेना देना नहीं है, सेम है डिफरेंट है डजंट मैटर, बट न्यूट्रॉन नंबर सेम होना चाहिए, दैट इज द कंपल्सन। न्यूट्रॉन नंबर मस्ट बी सेम and these type of elements are known as isotons। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे समझें अगर, तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर 2He4 एंड 1H3, तो आप ध्यान से देखो एटॉमिक नंबर भी इनका अलग है, एटॉमिक मास भी अलग है, मास नंबर भी अलग है। ए यहाँ पर क्या है? पहले वाले में A4 है, Z क्या है? 2 है। दूसरे वाले में A की अगर हम बात करें मीन्स हाइड्रोजन के लिए, तो A यहाँ पर 3 है, Z क्या है? 2 है, 2 नहीं 1 है। तो यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर जब आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? A माइनस Z, तो पहले वाले में आएगा 4 माइनस 2, इट मीन्स ये 2 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ जब न्यूट्रॉन नंबर निकालोगे तो ये हो जाएगा A माइनस जेड, मीन्स ये हो जाएगा हमारा A3 माइनस जेड, जेड इज 1, इट मीन्स ये भी 2 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या? न्यूट्रॉन नंबर। तो देखो दोनों का न्यूट्रॉन नंबर सेम आ रहा है। अगर न्यूट्रॉन नंबर हमारा सेम हो गया, इट मीन्स दीज टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर नॉन एज आइसोटॉन्स। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स हैं आइसोटॉन्स के, तो यहाँ ये ध्यान रखना आइसोटॉन्स में न्यूट्रॉन नंबर का सेम होना कंपलसरी है। प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इनकी बात करें ये सेम हो तब भी ठीक है, नहीं हो तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली ये सेम नहीं होंगे, ठीक है, एक्चुअली ये दोनों ही डिफरेंट होंगे तभी न्यूट्रॉन नंबर सेम हो सकता है, अदरवाइज न्यूट्रॉन नंबर सेम नहीं होगा। तो ध्यान रखना इसमें एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्लियर? दोनों की वैल्यू क्या होगी हमारी? डिफरेंट होगी यहाँ पर, राइट। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमने डिफरेंट आइसोटॉन्स, आइसोबार्स और आइसोटॉप्स पढ़ लिए हैं। आइसोबार्स, आइसोटॉप्स की बात करें तो प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं उनकी, चेंज सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। आइसोबार्स की बात कर रहे हैं तो आइसोबार्स में
प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी, मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर अलग हो गया, एटॉमिक नंबर अलग हो गया तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, एलिमेंट्स अलग होंगे। वो आइसोटॉन्स की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें भी एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो प्रॉपर्टीज इनकी भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई इनकी भी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट रहेंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्लियर, इनकी प्रॉपर्टीज भी हमारी डिफरेंट होंगी। ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे और बात करें थोड़ी सी, तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट क्या है, इसको हमें समझना है। राइट, तो मास डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो देखो, अभी हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या है, इसमें प्रोटॉन्स होंगे और इसमें न्यूट्रॉन्स होंगे। इट मीन्स अगर मैं न्यूक्लियस का मास निकालना चाहूं, मास ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करना चाहता हूं अगर मैं, तो कैसे आएगा ये, मास ऑफ प्रोटॉन निकाल लो प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लो। अब ये एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन का नहीं, पूरा, तो इसको हम ऐसे लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉन नंबर बोलते हैं, प्लस ए माइनस जेड हो गया न्यूट्रॉन कितने उसके अंदर प्रेजेंट हैं, और एक न्यूट्रॉन का मास, एक न्यूट्रॉन का मास हो गया। ठीक है, तो ये अगर इनका, अब यहाँ पर हम, ये हमने एक तरीका, दूसरा तरीका भाई ये है कि सीधा सीधा न्यूक्लियस का मास मेजर कर लो डायरेक्टली, कि भाई कितना एग्जैक्ट मास है, कितना ऑब्जर्व किया गया मास, ये कर लो। तो दो तरीके हैं, ये मास न्यूक्लियस का मेजर कर लिया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के थ्रू मेजर कर लिया। तो देखा क्या गया कि जब हम इस तरह से मास निकाल के दोनों मासेस को कंपेयर करते हैं तो एक्चुअल में सेम वैल्यूज नहीं आ रही हैं, ये वाला मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इट मीन्स देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन दीज टू मासेस, बट एक्चुअल में होना चाहिए सेम। तो डिफरेंस जो आ रहा है यही तो हमारा मास डिफेक्ट है। राइट, जो डिफरेंस आ रहा है ये हमारा क्या है, मास डिफेक्ट। मीन्स ये वाला मास थोड़ा ज़्यादा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको जब हम माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे मास ऑफ, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियाई है ये भी, ये एक्चुअल मास है न्यूक्लियस का। राइट, इसको जब माइनस कर दिया तो ये जो वैल्यूज आपको मिली हैं, इस पूरे में से माइनस कर दिया हमने, ये जो वैल्यू आपको मिली है इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियाई। तो हम ये कह सकते हैं टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियाई, मास ऑफ न्यूक्लियाई, ये हमारा होता है मास डिफेक्ट। ये क्या है, हमारा मास डिफेक्ट है, डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ये हो गया हमारा मास डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो ये मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मास डिफेक्ट इज बेसिकली कैलकुलेट करेंगे हम इस फॉर्मूले से, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस भी हम कुछ करेंगे आगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें तो अगला टॉपिक हमारा आ जाता है साइज ऑफ न्यूक्लियाई। कंपोजिशन समझ लिया, अब बात करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियाई की। तो न्यूक्लियस का साइज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, न्यूक्लियस के साइज कैसे निकाला जाता है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये ऑब्जर्व किया कि भाई रदरफोर्ड मॉडल से ये पता लगाया गया कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियाई है हमारा, ये एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया। देखो अभी रदरफोर्ड मॉडल में बोर का एटॉमिक मॉडल, उसमें बताया गया था कि भाई ये एटम के अंदर एक बहुत छोटा सा कोर होता है स्फेरिकल टाइप का,
जो कि बेसिकली हमारा सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास उसी में कंसंट्रेट करता है, राइट। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया गया कि जो हमारा शेप है जनरली स्फेरिकल टाइप मानी गई, तो उसके अकॉर्डिंग जब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि भाई जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई है ये जो कि 4/3 पाई आर क्यूब है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है मास नंबर पर। मास नंबर हमारा ए है, ठीक है। अगर इसका मास नंबर ए है न्यूक्लियाई का, कोई न्यूक्लियाई मान सकते हो एक्स, इसका एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए है, तो इस न्यूक्लियाई की इसका जो वॉल्यूम होगा इसके मास नंबर के डायरेक्टली डिपेंड करेगा। यहाँ से कांस्टेंट हटा, ये इक्वल का साइन लगाओगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा नया। यहाँ से आर क्यूब ये अपॉन में आ गई वैल्यू, ये हो गया, और आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी क्योंकि इधर आर का पावर 3 है, तो अल्टीमेटली हमें ये मिल गया। क्लियर। इस पूरे वैल्यू को हमने एक कांस्टेंट लेट कर लिया, एक नया कांस्टेंट आर नॉट, जिसकी वैल्यू यहाँ डिफाइन कर रखी है मैंने, आर नॉट हमारा आ गया, तो ये हमें समझ आया। उसके बाद अगर दो डिफरेंट न्यूक्लियाइज आपको दिए जाएं, तो ये तो होगी हमारा रेडियस का फॉर्मूला। अब दो डिफरेंट न्यूक्लियाइज अगर आपको दिए जाएं तो उनका कंपैरिजन कैसे होगा, इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो। आर का ऑर्डर जो जनरली होता है ये आप जानते हो 10 का पावर -15 ऑर्डर का होता है, और आर नॉट की वैल्यू हमारी 1.2 फर्मी के आसपास होती है। वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा v1/v2 और सीधा सीधा ये a1/a2 आ जाएगा, राइट। तो ये हमने बात कर ली साइज ऑफ न्यूक्लियाई की। अब हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई की डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी आप जानते हो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ न्यूक्लियाई कैसे पता चलेगा भी, मास ऑफ न्यूक्लियॉन, एक एवरेज मास ले लेंगे न्यूक्लियॉन का, मल्टीप्लाइड बाई न्यूक्लियॉन नंबर। न्यूक्लियॉन नंबर हो गया ए हमारा न्यूक्लियॉन नंबर है, मास नंबर को ही न्यूक्लियॉन नंबर बोलते हैं, अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर जब वैल्यूज रखी थी तो ऊपर चला जाएगा 3 × m a अपॉन 4 पाई। आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है यहाँ पर, आर नॉट ए की पावर 1/3, तो आर नॉट, आर क्यूब है तो आर क्यूब आर नॉट क्यूब हो जाएगा, ए की पावर 1/3 तो ए रह जाएगा, ये कट गया, यहाँ से ए कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास रो जो आएगा वही आएगा 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब, 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला है न्यूक्लियाई की डेंसिटी निकालने का। अब यहाँ ये सारी वैल्यूज नॉन होती है, ठीक है। m क्या है, m यहाँ पर क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन का मास जो होता है वो जनरली हम कितना लेते हैं, 1.66 × 10⁻⁻27 kg के आसपास, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करोगे, आर नॉट आप जानते हो क्या होती है, 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, और पाई की वैल्यू पता है। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जब हम देखते हैं तो इट इज समवेयर अराउंड 2.3 × 10⁻16 kg/m³ वैल्यू आती है, ये कैलकुलेट करने के बाद। जब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर देते हो, कैलकुलेट करते हो, तो आपके पास इतनी वैल्यू मिलेगी। अब आप इसको देख सकते हो कि जो न्यूक्लियाई की डेंसिटी है 10⁻17 ऑर्डर की है, जबकि वाटर की डेंसिटी 10⁻3 ऑर्डर की होती है। मोस्ट ऑफ डेंसिटीज 10⁻3 ऑर्डर की होती है, बट न्यूक्लियाई क्या है 10⁻17। सो बहुत हाईली डेंस्ड स्पेस होता है ये, ठीक है, हाईली डेंस्ड स्पेस होता है ये। यहाँ से ये पता चला डेंसिटी से, और ये डेंसिटी हमारी फिक्स रहेगी फॉर ईच एंड एवरी न्यूक्लियाई। तो अगर हम ये बात करें कि डिफरेंट न्यूक्लियाइज के लिए ये डेंसिटीज क्या होंगी, तो अगर रेशियो पूछता है μ1/μ2, मान लो 2 न्यूक्लियाई दे दिए और बोला आपसे ρ1/ρ2 बताओ, तो ये हमारा 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, रेशियो सेम है। क्लियर। तो ये हम लोगों ने अभी इस लेक्चर में कवर कर लिया है सारा।
अभी आपने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई पढ़ा। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि भाई जो बेसिक आइसोटॉप्स, आइसोबार, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो टर्मिनोलॉजी थी उनको पढ़ा। न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, किसी भी न्यूक्लियाई का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, वो सारी चीजें पढ़ी। मास डिफेक्ट के बारे में आइडिया लिया एंड देन साइज ऑफ न्यूक्लियाई को डिस्कस किया एंड आफ्टर दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई की बात की। क्लियर? तो इतने सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए। इससे आगे के लेक्चर्स में हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का कांसेप्ट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे, उससे आपको आइडिया मिलेगा और न्यूक्लियर फोर्सेस को भी हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।